तारीख 8 जून 2026। जगह भारत नेपाल सीमा का एक सुदूर इलाका। एक ऐसा कमरा जिसका किराया महज कुछ 1000 रुपए था। वहाँ एक शख्स छिपा बैठा था जो अपनी पहचान बदलकर देश छोड़कर भागने की फिराक में था। लेकिन तभी दरवाजा टूटता है। एसटीएफ के जवान अंदर दाखिल होते हैं और जिस शख्स के हाथों में हथकड़ी लगती है वह कोई मामूली अपराधी नहीं, वह था पश्चिम बंगाल के फाल्टा का अपने आप को बेताज बादशाह कहने वाला जहांगीर खान। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, झुकेगा नहीं। सरेआम कैमरा के सामने चुनाव पर्यवेक्षक को यह चुनौती देने वाला नेता जो कभी खुद को पुष्पा कहता था, आज नेपाल बॉर्डर पर एक चूहे की तरह छिपा हुआ पाया गया। लेकिन फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के इस बाहुबली टीएमसी नेता की गिरफ्तारी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह पश्चिम बंगाल के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार के राइट हैंड के डरने की कहानी है। एसटीएफ ने कैसे खुफिया कॉल के जरिए इस जहांगीर खान को दबोचा। चुनाव के दौरान सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा ने इसे क्या चेतावनी दी थी? और सबसे बड़ा सवाल, जहांगीर खान की जेल की कोठरी से टीएमसी के राजकुमार अभिषेक बनर्जी का सिंहासन कैसे डोलने लगा है? अगले कुछ मिनट में हम पश्चिम बंगाल के सिंडिकेट राज के सबसे बड़े मोहरे के इस सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल के उस इलाके को समझना होगा जिसे पॉलिटिकल हॉटबेड कहा जाता है, साउथ 24 परगना। और इसी जिले का दिल है फाल्टा। फाल्टा कोई आम ग्रामीण इलाका नहीं है, यह एक इंडस्ट्रियल हब है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और हुगली नदी के किनारे बसा एक रणनीतिक क्षेत्र है जहां से करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। और इसी फाल्टा में सालों से सिर्फ एक नाम का सिक्का चलता था, जहांगीर खान। जहांगीर खान सिर्फ टीएमसी का एक स्थानीय नेता नहीं था, उसे फाल्टा का अघोषित शासक माना जाता था। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि फाल्टा में बिना जहांगीर के मर्जी के एक ईंट भी नहीं हिल सकती थी। सरकारी ठेके हो, जमीनों की खरीदी बिक्री हो या फैक्ट्रियों में लेबर सप्लाई, हर चीज पर जहांगीर का सिंडिकेट राज करता था। लेकिन जहांगीर की असली ताकत का सोर्स क्या था? उसकी असली ताकत थी उसकी राजनीतिक वफादारी। जहांगीर खान को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। राजनीतिक गलियारों में यह बात जग जाहिर थी कि डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले इस पूरे बेल्ट में ग्राउंड मैनेजमेंट, चुनावी मशीनरी को संभालना और फंड्स का फ्लो बनाए रखना, ये सारा कामकाज जहांगीर खान ही देखता था। यह अभिषेक बनर्जी का वो वफादार सिपाही था जिस पर नेतृत्व आंख बंद करके भरोसा किया जाता था। इसी बेहिंता ताकत ने जहांगीर खान के अंदर एक ऐसा अहंकार भर दिया था जिससे कानून का भी डर नहीं रहा। उस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली जैसे संगीन धाराओं में कई मामले दर्ज थे। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कवच के कारण पुलिस की फाइलें धूल फाक रही थी। जहांगीर को लगता था कि उसकी यह सुनहरा साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों, इस साल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और जहांगीर खान के लिए वो मोड़ साबित हुआ जहां से उनके इस अवैध किले में दरार पड़ने लगी। चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल में धांधली और डराने धमकाने की राजनीति को रोकने के लिए बेहद सख्त अधिकारियों को मैदान में उतारा था और फाल्टा बेल्ट की जिम्मेदारी मिली अजय पाल शर्मा को। चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। चुनाव पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा ने सरेआम जहांगीर खान को कैमरे के सामने उंगली दिखाकर चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, चुनाव के दौरान किसी भी वोटर या विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराने या धमकाने की कोशिश भी मत करना। अगर कानून हाथ में लिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये एक ऐसी बाहुबली का सार्वजनिक अपमान था जिसके सामने कभी पूरी पुलिस फोर्स नतमस्तक रहती थी। लेकिन जहांगीर खान का अहंकार इस कदर सातवें आसमान पर था कि उसने इस चेतावनी को कभी एक मजाक समझ लिया। अजय पाल शर्मा के जाने के बाद जब पत्रकारों ने जहांगीर से इस बारे में पूछा तो उसने हंसते हुए फिल्म पुष्पा का डायलॉग दोहराया। उसने कहा कि वो किसी अधिकारी के सामने झुकने वाला नहीं है। फाल्टा उसका गढ़ है और यहाँ कानून वही है जो वो तय करेगा। जहांगीर को लगा कि हर बार की तरह इस बार भी चुनाव खत्म होते ही वो फिर से अपने सिंडिकेट राज पर लौट आएगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता का मूड और कानून का शिकंजा दोनों बदल चुके थे। दोस्तों, फ्लैश पॉइंट आया चुनावी नतीजों के दिन। जैसे ही ईवीएम खुली, फाल्टा और आसपास के इलाकों में समीकरण बदल गए।
कई पोलिंग बूथ पर भारी गड़बड़ी और हिंसा की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने फाल्टा के कुछ संवेदनशील बूथों पर रीपोलिंग का आदेश दे दिया था। लेकिन इस बार जमीन पर न तो टीएमसी का वो खौफ था और न ही जहांगीर खान के गुंडे। केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच जैसे ही बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होने लगा, जहांगीर खान को समझ आ गया कि उसकी राजनीतिक कवच टूट चुका है। जहांगीर खान रातों रात अपने आलीशान बंगले को छोड़कर फरार हो गया। जो नेता कुछ दिन पहले तक खुद को पुष्पा बता रहा था, अब वो कानून की नजरों में एक भगोड़ा बन चुका था। पश्चिम बंगाल पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और एक बड़े स्तर पर मैनहंट शुरू कर दिया। जहांगीर खान बेहद शातिर था। उसने अपने सभी आधिकारिक मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। वह लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहा था। कोलकाता से मालदा, मालदा से सिलीगुड़ी। पुलिस की टीमें उसके हर संभावित ठिकाने पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो हर बार कुछ घंटों के अंतर से बच निकलता था। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितनी भी शातिर हो, वो एक ना एक गलती जरूर करता है। जहांगीर खान भारत छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था, जहां से वो दुबई या किसी अन्य देश में शरण ले सके। उसने नेपाल सीमा के पास एक किराए का मकान लिया और वहां छिप गया। लेकिन अपने इस फरारी के दौरान उसने अपने एक बेहद करीबी सहयोगी को एक नए सिम कार्ड से कॉल किया। वह सिर्फ कुछ सेकंड्स की बातचीत थी, लेकिन एसटीएफ की साइबर सेल लगातार उसके करीबियों के फोन नंबरों को कॉल ट्रेस पर रखे हुए थी। कुछ ही घंटों के भीतर एसटीएफ की एक स्पेशल टीम ने नेपाल बॉर्डर के उस इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया और इस तरह बिना एक भी गोली चले फाल्टा के उस पुष्पा को कानून के सामने घुटने टेकने पड़े। जहांगीर खान आज जेल के सलाखों के पीछे है दोस्तों, लेकिन इस गिरफ्तारी का असर सिर्फ फाल्टा तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के गलियारों में इस वक्त जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि अब जहांगीर खान मुंह खोलेगा तो क्या होगा। पुलिस और जांच एजेंसियां को अच्छी तरह पता है कि जहांगीर खान के पास फाल्टा के पूरे साउथ 24 परगना जिले के सिंडिकेट राज का पूरा काला चिट्टा है। क्योंकि जहांगीर सीधे तौर पर अभिषेक बैनर्जी के कामकाज को देखता था, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी से सीधे तौर पर अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब जहांगीर खान जैसा ताकतवर और संरक्षित नेता गिरफ्तार हो सकता है तो टीएमसी के दूसरे जिला स्तर के बाहुबलियों में यह संदेश जा चुका है कि अब पुराना प्रोटेक्शन कवच काम नहीं करने वाला। बीजेपी इस गिरफ्तारी को एक बड़ा राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वही टीएमसी इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पर है। जहांगीर खान से पूछताछ के दौरान जो भी राज सामने आएंगे वो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान लाने वाला है। जहांगीर खान ने जब गर्व से कहा था मैं झुकेगा नहीं, तो शायद उसे अंदाजा नहीं था कि लोकतंत्र में जनता का वोट और देश का कानून जब अपने पर आता है तो बड़े से बड़े बाहुबली को भी झुकना पड़ता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खेला तो अब शुरू होगा जब जहांगीर खान के मुंह खोलते ही डायमंड हार्बर से लेकर कोलकाता के हेडक्वार्टर तक बड़े बड़े नामों पर जांच की जाएगी। मेरा आज आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां सिंडिकेट राज की जड़ यानी टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाएगी, या हर बार की तरह इस बार भी सारा दोष सिर्फ छोटे मोहरों पर डाल दिया जाएगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर बताएं। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।